नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। चीन से आई भयानक तस्वीरें, वीडियोस सबने देखे। चीन में लाखों लोग कोरोना से बीमार हैं। अगले कुछ हफ्तों में चीन के अंदर 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। चीन का शासक तानाशाह है, इसलिए वहां ये सारी खबरें छिपा ली जाती हैं। लेकिन चीन की तस्वीरें देखने के बाद भारत हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री ने आज करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्री, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एयरपोर्ट की निगरानी करने वाले एविएशन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। सारे टॉप अफसरों को भी बुलाया गया था। और इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, जिस पर पूरी सरकारी मशीनरी युद्ध स्तर पर काम करेगी। मास्क अब सबको लगाना होगा, हर जगह लगाना होगा। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लेने के लिए अब आगे आना होगा। सभी अस्पतालों को अभी से बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, इन तमाम चीजों का इंतजाम करने के लिए कह दिया गया है। क्या चीनी वायरस से इस बार खतरा बढ़ा है, यह पता लगाने के लिए लैब्स को जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है। नया वर्ष आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। भीड़ भाड़ से बचिए, मास्क लगाइए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रिकॉशन की डोज लगवाकर उन्हें इस बीमारी से बचाइए, वरना कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगली बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली है, जिसमें कितनी सख्ती बरती जाए, इस पर फैसला होगा। मोदी ने अर्जेंट कॉल ली। सिचुएशन रूम में कोरोना पर हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। कहां क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मोदी ने मिनट टू मिनट की डिटेल प्रेजेंटेशन ली, हालात का जायजा लिया। क्या कुछ घंटों में मोदी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या अगली बड़ी मीटिंग मोदी और 30 मुख्यमंत्रियों की होगी? चेकिंग बढ़ेगी, सर्विलांस बढ़ेगा, मगर क्या लॉकडाउन लगेगा? क्या मास्क अनिवार्य होगा? मोदी कोरोना के नए खतरे से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। मोदी से नफरत के चक्कर में विरोधी इस खतरे से ही खेल रहे हैं। कोरोना के डेंजर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही कोस रहे हैं। ये तक लिख रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है, कोरोना कोरोना करता है। राहुल कैमरे पर आकर माहौल बनाकर बहाना बहाना वाला टेप बजाते हैं। हर 5 सेकंड में मोदी का डर दिखाते हैं। मोदी की हाई लेवल मीटिंग शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। हजारों की भीड़ के सामने डरो मत बोल बोल कर जाने अनजाने में वायरस को इनवाइट करते हैं। ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। सच तो यह है कि मोदी जब भी कोरोना से युद्ध लड़ते हैं, देश को संभावित खतरे से अलर्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम देश के वो नेता खड़े करते हैं जो दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर बात में मोदी विरोध की राजनीति ही करते हैं। मोदी सरकार की कोरोना वार्निंग को जबरदस्ती भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता का ट्वीट देखिए। मोदी ने सावधान रहने को क्या कहा? प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक शुरू हो गए। राहुल वैसे भी छुट्टी मनाने जा रहे हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा रोकने की साजिश वाला नैरेटिव सिर्फ एक टूल है, निशाना मोदी ही है। जहां राहुल गांधी की पदयात्रा में जन सैलाब दिखा जा रहे हैं, तब उनको लगा कि ओमिक्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जो केस पकड़े गए वो आज की मसला नहीं, वो अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में
पता किया गया। तो नवंबर में जब ओमिक्रॉन, चाइनीज ओमिक्रॉन के बारे में पता चली, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई, और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई? हाँ, सितंबर से शुरू हुई, G20 में क्यों बुलाए, ये मिलेट लंच क्यों कराई, सदन क्यों चलाई बिना मास्क? आज आपको लगा जब राहुल गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं और जनसैलाब खड़े हुए हैं, तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी के पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए। मोदी को घेरने के लिए उनके सारे विरोधियों ने अभी से ही अपना मोर्चा बना लिया है, जगह जगह पर्चा भी बांट दिया है। सोचिए, भारत और चीन के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, मगर विरोधी पूछ रहे हैं सरकार चीन से आने वाली फ्लाइट क्यों नहीं बंद करती? यानी चीन से कोई फ्लाइट आई ही नहीं, मोदी के दुश्मन पूछ रहे हैं रोका क्यों नहीं? मोदी सरकार ने समय रहते आगाह किया, मगर कांग्रेस ने यात्रा रोकने से इनकार किया। इसमें भी क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया, खुद अपनी वाहवाही की और मोदी के लिए तानाशाह वाला वर्ड फिट कर दिया। हम सदैव सरकार को समय से पहले आगाह करते रहते हैं, सरकार सोती रहती। अब राजनीति करने में सरकार सबसे आगे रहती है, करने दीजिए राजनीति। नियम बनाएंगे नहीं और कहेंगे पालन करिए, किस चीज का पालन करें, बताइए क्या है नियम? कोरोना के नए खतरे को देखते हुए मोदी देशवासियों की जान बचाने के लिए काम पर लग गए हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ भी काम पर लग गए हैं। अफवाह गैंग भी एक्टिव हो गया है, फेक न्यूज की बौछार शुरू हो गई है। ये वो इकोसिस्टम है जो मोदी के लाख समझाने के बाद भी कोरोना से नहीं डर रहा, उल्टा मोदी के खिलाफ ही लोगों में डर पैदा कर रहा है। पूरी की पूरी टीम एक्टिव हुई है, इसमें राहुल भी हैं, नीतीश भी हैं, मोदी के दूसरे सियासी विरोधी भी हैं। काहे बीच में कह दिए थे, कब इसके बारे में सोचना नहीं, अब आजकल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कांग्रेस के लोग अपना यात्रा कर रहे हैं, तो अब उसी समय ये कर रहे हैं। अब सबको अपना अधिकार है, तो ये लोग यात्रा नहीं करते हैं, ये लोग तो यात्रा ही करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने मांग किया सर यात्रा को रोकने के लिए, तो वही तो कह रहे थे, खुद भी तो यात्रा करते रहते हैं, अब खुद क्या करते हैं? मोदी ने जब जब कोरोना वाली आफत के खिलाफ मोर्चा संभाला है, तब तब विरोधियों ने इसमें अपना पॉलिटिकल हित साधा है। राहुल आज भी वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। याद कीजिए, जब जब मोदी ने मास्क लगाने को कहा, तब तब राहुल ने मजाक ही उड़ाया, मोदी को ही घेरा। मोदी की लीडरशिप में देश ने कोरोना को हराया, मगर राहुल ने पहले ही दिन से यही कहा कि हमारी तैयारी ही नहीं थी। जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति सीने में खंजर जैसी। वैक्सीन की कमी खत्म करो, बहाने मत मारो जैसे टेक्स्ट लिख लिख कर राहुल ने कोरोना को मजबूत किया, मोदी को ही कमजोर किया। आप देखिए, जब वैक्सीन बना तो उसमें वैक्सीन जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से साइंटिस्टों ने बनाया, उस समय कहा कि मोदी वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगाएंगे। बाद में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, जितने भी हैं, सबने उसी वैक्सीन को लगाने का काम किया। तो यह तो हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं, जनता इसको कभी नहीं स्वीकार नहीं करती। राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? 7 जिलों में यात्रा चली, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। केवल दौसा में देखिए, वहाँ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहाँ भीड़ आई, बाकी यात्रा में तो कोई भीड़ नहीं आई। तो इनकी यात्रा तो फ्लॉप हो चुकी है। यह तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक ही हो रहा है राहुल गांधी का, और कोई यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं है। कोरोना की शुरुआती वेव्स में मोदी विरोधियों का वो ना तो पहला कांड था और ना ही आखिरी कांड था। वह हर बात में मोदी का नाम फिट करके ही घुमाते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। कोरोना नहीं, देश को मोदी का ही डर दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है,
नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है के साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते वो। ये वही इकोसिस्टम था जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में वाह चीन वाह कहकर घूम रहा था, इंडिया को कोस रहा था। ये वही राहुल थे जो मोदी से सवाल पूछते थे, चीन ने वैक्सीन दे दी, इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी? और तब खुद मोदी को आगे आकर यह कहना पड़ा था, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, महा अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। कुछ लोग हैं उनको ये इंतजार था कि कोरोना वायरस मोदी की छवि को चपेट में ले लेगा। बहुत इंतजार किया और कोरोना ने भी आपके धैर्य की बड़ी कसौटी की है। मोदी ने कोरोना से निपटने का पूरा प्लान पहले ही बनाया था और वायरस के नए खतरे को देखते हुए भी मोदी अभी से अलर्ट हो गए हैं। वॉर मोड पर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन ये सिचुएशन आई क्यों? जवाब इन तस्वीरों में है। जब सब नॉर्मल होता जा रहा था तो अचानक चीन से ये तस्वीर आनी शुरू हो गई। वायरस का नया वेरिएंट चीन को अपनी चपेट में लेने लगा। हॉस्पिटल फुल होने लगे, लाशों के अंबार लगने लगे। चीन में लाशों के क्रिमेशन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगने लगी। कहा जाने लगा कि क्या कोरोना की तीसरी सबसे बड़ी, सबसे घातक वेव आने वाली है? क्या जनवरी में वायरस की अगली खतरनाक वेव की चेतावनी है? हेडलाइन बन गई है, खबर छप गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन में कोरोना के 10 लाख डेली केस रिकॉर्ड होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि जनवरी आते आते चीन में डेली न्यू केसेस की संख्या 37 लाख तक जा सकती है और मार्च आते आते डेली न्यू केसेस की संख्या 42 लाख तक पहुंच सकती है। इस एपिडेमियोलॉजिस्ट का ट्वीट गौर से पढ़िए। इसने क्लेम किया है कि अगले 90 दिनों के भीतर चीन की 60% से ज्यादा आबादी और दुनिया की 10% आबादी वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है। मरने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है। और ट्वीट के अंत में इसने यह भी लिखा है कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 बहुत घातक है। इससे संक्रमित मरीज एक दिन में 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक B7 वेरिएंट एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। यानी अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो नया वेरिएंट उसे भी अपनी चपेट में ले सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 21 दिसंबर को जारी वीकली रिपोर्ट में भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। पिछले 28 दिनों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी चीन और आसपास के इलाकों में कोरोना के नए मामले 44% बढ़े हैं, जबकि लैटिन अमेरिकी इलाके में कोरोना के नए मामले 87% की दर से बढ़े हैं। चीन रीजन में संक्रमण से मौतें सबसे ज्यादा हो रही हैं। पिछले 28 दिनों में यहां कोरोना वायरस संक्रमण से मौत में 49% का इजाफा हुआ है। वहीं अमेरिका और कैरेबियाई देशों में इतने ही दिनों में 13% मौत के मामले बढ़े हैं। मोदी इसी खतरे से तो आगाह कर रहे हैं, सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन विरोधी इसमें भी तेरी यात्रा मेरी यात्रा वाली स्क्रिप्ट रेडी करके बैठे हैं।
मोदी पर ही अटैकिंग ट्वीट्स लिख रहे हैं। कोरोना से नहीं, इस नाजुक मोड़ पर भी मोदी से ही लड़ रहे हैं। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं, कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। असलियत तो ये है कि जब कोरोना काल था, तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जलन और द्वेष है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह और जन समर्थन हमें मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद रखिएगा। विरोधी हेट मोदी के चक्कर में देश को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि मोदी हाई लेवल मीटिंग करके कॉम्प्लिसेंसी से बचने की सलाह दे रहे हैं, कड़ाई से नियम पालन करने को कह रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, सर्विलांस और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग के बाद सभी राज्य सरकारों को रेडी रहने का निर्देश दे रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। क्या तैयारी है? ऑक्सीजन है, नहीं है, कोई दिक्कत होगी? हमने आज से नहीं, कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट, सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। मोदी को पता है ये वक्त सियासत का नहीं, संभल कर कदम आगे बढ़ाने का है। योगी ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू कर दिया गया है। कोरोना के मामले में पिछली बार महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। कोरोना पर सबसे ज्यादा राजनीति महाराष्ट्र में ही हुई थी, लेकिन इस बार सरकार बदली हुई है। एकनाथ शिंदे ने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग कर ली गई है। कई राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एहतियात बरतने को कह दिया गया है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में है।
केजरीवाल ने कह दिया है कि जो मोदी बोलेंगे उसी को फॉलो किया जाएगा। एक तो जितने केसेस आ रहे हैं भारत सरकार के डायरेक्शन के मुताबिक हम सारे केसेस की, जितने पॉजिटिव केस आते हैं सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं कि वो उसमें कौन सा वेरिएंट है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज़ केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। मेरे ख्याल से उसके बारे में भी केंद्र सरकार ऑर्डर निकालेगा। जो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर कितनी सैंपलिंग होनी चाहिए, जो जो केंद्र कहेगा उसके हिसाब से मैन पावर और मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है। प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। कोरोना के मुद्दे पर लगभग हर राज्य मोदी के साथ दिख रहा है, लेकिन मोदी विरोध की सियासत करने वाले कई चेहरे ऐसे भी हैं जो अभी भी आपस में मीटिंग कर रहे हैं, मोदी को घेरने की रणनीति ही रेडी कर रहे हैं। चीन को हर बात में फर्स्ट डिवीजन देने वाले मोदी को फेल करने का प्लान रेडी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी ये सोच रहे हैं कि चाइनीज वायरस से जारी लड़ाई में इंडिया को फर्स्ट डिवीजन में कैसे पास कराया जाए। भारत दो फ्रंट पर लड़ रहा है, चाइनीज वायरस से भी निपट रहा है और बॉर्डर पर चीन से भी। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार सो रही है, सैनिक पिट रहे हैं, तो उन्हें हम बता दें कि सैनिक तो बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़े हैं, चीन की हर हरकत का सामना करने के लिए तैयार हैं और सरकार इन सैनिकों के लिए और हथियार खरीद रही है। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि करीब 84,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। यह हथियार सेना, नेवी, एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। इन हथियारों में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट टैंक्स, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स, नई रेंज का मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स जैसे हथियार शामिल हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 82,000 करोड़ रुपए के हथियार स्वदेशी ही होंगे, यानी देश के डिफेंस सेक्टर की कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। इसके बावजूद सिर्फ राजनीति के लिए इस वक्त विपक्ष सेना का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तैयारियों से डरे चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 1। भारत की तैयारियों से सहमे चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 2। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 3। एलएसी पर भारत की तैयारियों से चीन इतना सहमा हुआ है कि वो फर्जी वीडियो जारी कर रहा है। कैसे, ये हम बताते हैं। ये वीडियो चीन के सरकारी मीडिया चैनल सीसीटीवी ने जारी किए हैं। पर सवाल यह है कि चीन को अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का वक्त कब मिला, क्योंकि पूरा का पूरा चीन तो कोरोना से जूझ रहा है। सारे के सारे संसाधन बॉर्डर के बजाय कोरोना से बचाने में लगाए जा रहे हैं। लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन ये एक्सरसाइज कैसे कर पा रहा है? इसलिए इससे जाहिर होता है कि चीन ने पुराने वीडियोस को नया बताकर एक बार फिर से जारी कर दिया। वैसे भी जब भी किसी देश के साथ चीन का यह तनाव होता है तो वो अक्सर ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर देता है। लेकिन हम चीन को प्रोपेगेंडा वाले नहीं, असली वीडियो दिखाएंगे, वो भी भारत के शौर्य के। इन गोलियों की आवाज शी जिनपिंग तक भी जरूर पहुंच रही होगी। विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों का लेवल क्या है। चीन के मुकाबले के लिए भारत की तरफ से अब तक
ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई। तवांग की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है। ईस्टर्न सेक्टर की एलएसी पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और अब चीन को कड़ा जवाब देने के लिए गरुड़ कमांडोज को भी ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि विपक्ष को भारत के इस शौर्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष हमारे वीर जवानों के शौर्य पर भरोसा रखता तो वो पिछले 10 दिनों से संसद में हंगामा नहीं कर रहा होता। जिस दिन से तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आई है, विपक्ष लगातार संसद नहीं चलने दे रहा। हर रोज संसद शुरू होते ही हंगामा होता है। मुद्दा बस एक है कि चीन पर चर्चा करो। संसद में रक्षा मंत्री का बयान हो चुका है कि चीन को जवानों ने भगा दिया। विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया। सेना कह चुकी है कि बॉर्डर पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन विपक्ष मान ही नहीं रहा। रोज राज्यसभा शुरू होती है तो कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का चीन वाला टेप बजने लगता है। I request you, since beginning we are insisting for discussion on Chinese issue. On the border, they are already constructing bridges, Sir, make your roads, point. everything. We want to discuss. We want, sir, 1 minute. We want to discuss that issue so that we should know where actually bridges are constructed, Your point noted. houses are constructed, Please, okay. or other things. Anything? And then we have got satellite. Please. आज भी यही हुआ। इसके बाद तो वही रोज वाली प्रैक्टिस, सदन में हंगामा, नारेबाजी, वेल में आ जाना। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को रोज ऐसे ही गुजारिश करनी पड़ रही है। मैम, go to your seat. Please take your seat. Honorable members, please take your seat. लेकिन संसद में तो नारेबाजियां गूंज रही हैं। Okay. Now take your seat. आज तो सभापति को यह तक कहना पड़ा कि घर जाकर अपने वीडियो देखना और अपने रिश्तेदारों को दिखाना। I will make one request to you. You carefully see the video today and share it with your family members and friends. The kind of conduct you have exhibited. Ma'am, please. I get input from everyone. लेकिन जो मान जाए तो फिर वो कांग्रेस कैसे? सदन की कार्यवाही देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस जैसे तय करके आई हो कि सदन चलने ही नहीं देगी। हर सत्र में ऐसे ही कोई ना कोई मुद्दा देखकर सरकार पर सियासी फायरिंग हो जाती है। इधर के कोई सदस्य भी, आप इधर के सदस्य कोई भी आपके विरोध में या आपको कोई एम्बेरस करना, ऐसी कोई किसी की इच्छा नहीं। आप रेस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा। आप उतना एकदम गुस्से में आके, गुस्से में नहीं आता मैं। नहीं खड़गे जी, गुस्सा कभी नहीं करता मैं। सुनिए, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने 40 साल तक वकालत की है। वकील को गुस्सा करने का राइट है ही नहीं। फीस कम मिलती है तब गुस्सा आता। बोलिए तो सर, अब हंसते हुए अच्छे लगते हो। सर, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब कुर्सी पर होते हैं। मैं जरा हंसता ही नहीं, जरा बड़ा सीरियस आदमी हूँ। बोलिए। ठीक है सर, मेरा एक ही विनती है आपसे, आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा नहीं। सरकार जो अड़ी रही है किस बात पे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं। माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी
हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। इसके बाद तो सरकार की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोल दिया गया। सदन में पीयूष गोयल ने चीन की पूरी समस्या के लिए ही कांग्रेस और उसके नेताओं को ही जिम्मेदार बता दिया। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि, 38,000 किलोमीटर। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए चाइनीज दूतावास से मिला। उसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है, जो देश की समस्याएं हमने विरासत में ली। फिर तो सदन में जैसे कांग्रेस को हंगामा करने का लाइसेंस ही मिल गया। सर, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। समस्या यह है कि कांग्रेस या तो समझना नहीं चाहती है या फिर जानबूझकर अनजान बनी हुई है, क्योंकि उनके अध्यक्ष सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सेना से जुड़ी सारी खुफिया जानकारियां देश को बता दें। हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। सर, ये अंदर बात करने का नहीं है, पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम नौजवानों के साथ हैं, हमारे जवानों के साथ हैं, हमारे मिलिट्री के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं। आप हमको अलग मत कीजिए। कांग्रेस चीन के मुद्दे पर चर्चा क्यों करना चाहती है? क्या कांग्रेस को नहीं पता कि सरकार सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर सकती? क्या कांग्रेस को नहीं पता कि सरकार सेना से जुड़ी ऑपरेशनल डिटेल्स साझा नहीं कर सकती? क्या कांग्रेस सेना की जानकारियां मांगकर सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर रही? मैं एमओ डायरेक्टरेट में 2 टेन्योर निकाल चुका हूं और मैं आपको साफ बता सकता हूं कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे मौजूदा पार्टी का शासनकाल रहा हो, 2-3 दिन कम से कम हमने गैप देखा है जब तक कि ऑपरेशनल मैटर्स सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। हम अपने ऑपरेशनल प्लान सार्वजनिक रूप से नहीं डिस्कस करते। और जहां तक ये प्रेजेंट मुद्दे का सवाल है, आप इन्यूएंडो डाल रहे हैं ना, या तो आप ठोस बताइए कि साहब ये जो सरकार ने बयान दिया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, आपकी एडीजी पीआई ने सार्वजनिक बयान दिया, अथॉरिटेटिव आपको स्टेटमेंट दी, ईस्टर्न कमांड से स्टेटमेंट आई, और उसके अलावा वो आपके जो इंटरनेट पे वीडियो घूम रहे हैं जो साफ बता रहे हैं साहब कि देखिए, विपक्ष ने 2 पॉइंट राहुल गांधी ने रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि साहब हमारे जवान पिटे। अब ये शब्द बड़ा आपत्तिजनक है, खासकर जबकि वीडियो दिखा रहे हैं कि चीन की सेना पिटी है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सिक्योरिटी की बातें होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसमें जवानों की लाइफ का चक्कर है। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन गलती से भी निकल गई तो हजारों सैकड़ों जवानों को बहुत पूरी परेशानी खड़ी हो जाएगी, उनके ऊपर हमला हो जाएगा गलत जगह से।
तो इस चीज़ को एक दफ़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि नेशनल सिक्योरिटी ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज़ ए वेरी वेरी सीक्रेटिव मैटर। रक्षा मंत्री ने जब बयान दिया पार्लियामेंट में तो वो भी मिलिट्री से डिस्कस करके बनाया गया है, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद ही उसको बना कर भेज दिया हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश ये कीजिए आप कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। 80% 70% तो इसकी बात पब्लिक डोमेन में है ही, उसके बाद जो ज़रूरी बातें हैं उसको शेयर करने से हमारे सोल्जर्स की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। आपको एक बात और बता दूं जो स्लाइटली पॉलिटिकल है कि जब भी कोई मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ लेता है वो ये सफा सफा कहता है कि जो बातें मेरे सामने लाई जाएंगी जो गोपनीय हैं, जो सीक्रेटिव हैं, उनको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो अब जितना पार्लियामेंट में बताना चाहिए वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस पर सेना का यह अविश्वास तब है जब आज ही खबर आई कि 20 दिसंबर को लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्डो में भारत और चीन की सेना की कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है। अब जब तक दोनों देशों के बीच में स्थिति सामान्य नहीं होगी तो फिर यह मीटिंग क्यों होती? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।